हमने इंडियस 115 में जो चीजें पढ़ी वो क्या क्या चीजें पढ़ी। हमने तो पहले इसका एक स्कोप देखा कि इसके अंदर क्या कवर्ड है और क्या कवर्ड नहीं है। मैं भूल गया, आप मुझे कृपा करके बताइए। हाँ, इसका वीडियो बना देंगे शैलेश। मुझे बताइए इसके स्कोप में क्या क्या चीज आती है और क्या क्या आउट ऑफ स्कोप है। तो आउट ऑफ स्कोप में क्या क्या चीजें हैं। जो भी आपके पास 116 के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सारे के सारे इसके स्कोप से बाहर हैं, या 104 के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी इसके स्कोप से बाहर हैं, या बिजनेस कॉम्बिनेशन जिसमें हम कंसोलिडेशन करते हैं, तो कंसोलिडेशन में भी हम किसी दूसरे की इनकम को अपने साथ जोड़ते हैं, सब्सिडरी की इनकम को अपने साथ जोड़ते हैं, तो वो भी इस स्टैंडर्ड के दायरे से बाहर है। वो जैसे उस सब्सिडरी ने जोड़ रखा है उसको अपने साथ हम एज इट इज कंसोलिडेट करते हैं। इसको डील करता है 110, 111, 27 और 28। इसके अलावा हमने एक्सचेंज की बात की थी। कौन सी एक्सचेंज ऐसी है जो हमने कहा था आउट ऑफ स्कोप है, कौन सी एक्सचेंज ऐसी है जो आउट ऑफ स्कोप है। तो भाई ये कौन सी एक्सचेंज है जो सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज की है बिटवीन एंटिटीज इन सेम लाइन ऑफ बिजनेस। भाई दोनों के गुड्स एंड सर्विसेज तो तभी बनेगा ना, दोनों का सेम लाइन ऑफ बिजनेस है। एक के गुड्स एंड सर्विसेज है, दूसरे का प्लांट एंड मशीनरी है, तो चर्चा सी बार हो गया। इसके अलावा जो हमारे पास इनकम्स आती हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की, वो भी हमारे पास इस स्टैंडर्ड से बाहर हो जाती है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की। फिर हमने आपसे कहा कि इस स्टैंडर्ड का नाम क्या है, जरा मुझे बताना इस स्टैंडर्ड का नाम क्या है। इसका नाम क्या था? रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स। तो इसके अंदर बात उठती है व्हाट डू वी मीन बाय रेवेन्यू। फटाफट से बताओ रेवेन्यू का क्या मतलब था। तो हमने कहा रेवेन्यू का मतलब था जो हमारे पास इनकम आती है फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, जो हमारे ऑर्डिनरी ऑपरेशंस हैं उससे जो इनकम आती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम लोग अपने पास रेवेन्यू। कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होगा? जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसके बारे में चर्चा भी बाद में होने वाली है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है। और कस्टमर कौन होगा? कस्टमर वो वाली एक पार्टी होगी जो रिसीव करती है। क्या रिसीव करती है? गुड्स एंड सर्विसेज विच आर आउटपुट्स ऑफ आवर एंटिटी। हमारी एंटिटी की आउटपुट्स वो दूसरी पार्टी रिसीव करती है और बदले में क्या देती है हमको? बदले में हमको कंसिडरेशन देती है। इसका मतलब बदले में हमको क्या देती है? कुछ रकम देती है। तो हमने कहा ये हमारे पास बेसिकली चीजें हैं। तो ये एक स्कोप की बात है। वैसे क्या ये स्कोप हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? द आंसर इज नो, ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देवांश कह रहा है लेजर भी तो रेवेन्यू बुक करता है, क्या उस पर ये स्टैंडर्ड अप्लाई करेगा? सबसे पहली बात ही देवांश ये लिखी है कि 116 के कॉन्ट्रैक्ट इसके आउट ऑफ स्कोप है। इसका मतलब लेजर इस पर आएगा ही नहीं, तो लेजर 116 में जाएगा। ओके। फिर हमने आपके साथ बात करी थी कि हमको रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के लिए 5 स्टेप मॉडल बताया गया है। तो मुझे फटाफट से बताओ 5 स्टेप मॉडल में कौन कौन से 5 स्टेप्स थे, अगर याद हो आपको तो बताओ। हम उसमें से कुछ स्टेप्स तो ऐसे हैं जो इंसेप्शन पर भी लगाएंगे और कुछ बाद में भी लगाएंगे। तो मैंने कहा सबसे पहला स्टेप हम जो चेक करते हैं वो कौन सा है? वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए? वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अच्छा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का क्या? अच्छा, ये सब थ्योरेटिकल है, लेकिन मेरे को यह लगता है कि आप थ्योरेटिकली समझेंगे तभी आपको चीजें आगे समझ में आएंगी। तो लेकिन आपको थ्योरी में थोड़ी सी दिक्कत भी होती है क्योंकि आपको लगता है प्रैक्टिकल नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे साथ साथ सुने। अच्छा नहीं भी लगता तो भी सुने। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमने कहा कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? जो लीगली इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। अच्छा, ये लीगली इन्फोर्सेबल कब होता है? इसके अंदर भी भीतर जाना पड़ता है। अच्छा, पहले मैं आपको 5 स्टेप बता रहा था तो मैं इसी को शुरू कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। इफ लेजर हैज अ रेगुलर बिजनेस ऑफ लीजिंग, तो नेहा उसमें तब भी 116 में आएगा।
वहां पर मैन्युफैक्चरर सेल रिकॉर्ड करता था, इफ यू रिमेंबर, तो हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। वापिस आए नेहा और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को हम पहले पूरा बता देते हैं, बाकी 5 स्टेप्स को फिर इसके बाद बताते हैं। तो अच्छा ये बताओ लीगली इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा। लीगली इन्फोर्सेबल तो तब होगा जब दोनों पार्टियां उसको साइन कर देती हैं, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है, सारी बातें उसके अंदर स्पष्ट से लिखी हुई हैं, ये सब उसके अंदर लीगली इन्फोर्सेबल होगा। फिर भी हमने कहा कि इसके अंदर क्या क्लियरली लिखा होना चाहिए, इसमें क्लियरली स्पेसिफाइड होना चाहिए कि हमने क्या, हमारे ऑब्लिगेशंस हैं हमने क्या प्रॉमिस कर रखे हैं, क्या कंसीडरेशन है, इसके अंदर क्लियरली मेंशन होना चाहिए। तथा कॉन्ट्रैक्ट में कॉमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए। व्हाट डज कॉमर्शियल सब्सटेंस मींस? इसका मतलब वो ये वाली एक्सचेंज नहीं होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी दिस एक्सचेंज, ओके। तो ये वैसे यहां पर भी आउट ऑफ स्कोप हो गया, यहां पर भी आउट ऑफ स्कोप हो गया, ओके। तो इसका मतलब यही चीज हमने अपने पास कर ली। ये 3 बातें कोई ज्यादा मायने नहीं रखती हैं, लेकिन इसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट मायने रखती है। बताओ वो क्या थी? प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या था, मैं भूल गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन, पीसीसी टेस्ट। अगर मैं ये ऑफ हटा दूं तो क्या ये पीसीसी आपका इंटरमीडिएट का नहीं हो गया? आईपीसीसी जैसे था तो वैसे पीसीसी, लर्न करने में तुम्हें आसानी हो जाएगी। ये पीसीसी टेस्ट कब करते हैं? ये इंसेप्शन पे भी करेंगे। क्या ये लेटर भी करना पड़ेगा? आई मीन टू से कि अगर मान लीजिए आज पीसीसी टेस्ट पास हो गया, बार बार इसे रिपीट करना पड़ेगा? यस, एवरी रेवेन्यू रिकॉग्निशन, जब जब रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे आप इसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट लेटर ऑल्सो। अच्छा ये बताओ, ये पीसीसी टेस्ट में आप टेस्ट करोगे क्या? आप चेक करोगे कस्टमर की एबिलिटी। सिर्फ एबिलिटी चेक करोगे या कुछ और भी? वेरी गुड शुभम। एबिलिटी एंड इंटेंशन, कि वो आपको कंसिडरेशन पे कर देगा। कंसिडरेशन विल बी सेटल्ड। कब? आज ही सेटल करेगा या व्हेन ड्यू? कब सेटल करेगा? हमने कहा वो कंसिडरेशन आपको पे कर देगा। कब? आज चेक करना है कि आज ही उसकी, हो सकता है आज उसके दिन खराब चल रहे हो, कल पे कर सकता हो। तो आपने किसकी इंटेंशन चेक करनी है कि आज वो पे नहीं करेगा, मे भी हो सकता है, बट वो आगे हमको ड्यू डेट पर पे कर देगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैंने कहा अगर मान लीजिए ये तीनों बातें मेरे पास पास हो जाएं, ड्यू होने पर जो पैसा मिलने वाला है उसकी एबिलिटी और इंटेंशन एग्जिस्ट करती है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो हम बोलते हैं पीसीसी टेस्ट पास हो गया। इसको हम लोग एक पैराग्राफ 9, असल में ये पूरा ही पैराग्राफ 9 है, तो इसको हम 9 बोलते हैं, पैरा 9 टेस्ट। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट जी, मेरे शब्दों पे ध्यान दो। रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए जरूरी है कि पैरा 9 पार हो जाए। बोलो हां। रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए जरूरी है कि पैरा 9 का टेस्ट पास होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका पैरा 9 में टेस्ट पास नहीं हुआ, इसका मतलब आपको लगता है कि आपको कस्टमर पैसा नहीं देगा, क्या आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं? द आंसर इज नो। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, यह टेस्ट आपको करना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है, द फैक्टर्स आर इंडिकेटिंग कि आपको पैसा नहीं मिलेगा, तो वी कैन नॉट रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू। मुझे यह बताइए क्या यह जजमेंटल नहीं है? द आंसर इज यस, सब्जेक्टिव है। पर एनीवे सब्जेक्टिविटी है, तब भी आपको अप्लाई तो करना है। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए हमने ये रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया और लेटर ऑन हमारे पास प्रोबेबिलिटी फेल हो गई, फिर क्या होगा? अगर हमने लेटर ऑन, आफ्टर रेवेन्यू हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, रेवेन्यू रिकॉग्निशन के बाद अगर प्रोबेबिलिटी फेल हो गई, तो बताओ फिर क्या होगा? तो फिर उसके बाद 115 तो कुछ नहीं कर सकता है, 115 तो कुछ नहीं कर सकता है भाई। अगर मान लीजिए मरीज की हालत ज्यादा खराब हो गई है, तो क्या बड़े अस्पताल ले जाना पड़ेगा? फिर हमको बड़े अस्पताल ले जाना पड़ेगा। अब बड़ा अस्पताल कौन है? बड़ा अस्पताल 109 है। 109 हमको वैल्यूएशन अलाउंस बताता है। वैल्यूएशन अलाउंस मतलब वो हमें बताता है कैसे इंपेयरमेंट करनी है, वो इसको बोलता है इंपेयरमेंट।
ठीक है, वो बोलते हैं हम अपने पास कैसे अपने इस एसेट को इंपेयर करेंगे, वो उसकी इंपेयरमेंट करता है और इंपेयरमेंट में क्या बनाता है, वैल्यूएशन अलाउंस। ठीक है, पवन कह रहा है कंसिडरेशन में इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट, हाउ विल द एंटिटी रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन व्हेन देयर इज नो कंसिडरेशन, हल्दीराम शॉप इन द मॉल, हाउ विल एंटिटी रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन व्हेन देयर इज नो कंसिडरेशन। मुझे आपकी बात पवन वैसे समझ में आई नहीं, आपने क्या बोला, मतलब कंसिडरेशन मिलेगी ये मैंने बोला, मैंने ये नहीं कहा जीरो कंसिडरेशन, में तो कहा हमको कंसिडरेशन मिलेगी तो हम अपने पास उसको रिकॉर्ड करेंगे, और उसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है ये मैंने चर्चा अभी तक नहीं करी पवन। ओके, सिर्फ प्रोबेबिलिटी की बात करी है। ओके, अच्छा, फिर इसमें एक बात हमने और कही थी, कई बार हमें अपने कस्टमर पर कोई एबिलिटी और इंटेंशन का चक्कर ही नहीं होता, क्योंकि कस्टमर आपको एडवांस पे कर देता है। क्या ऐसा भी हो सकता है, एडवांस पेड बाय कस्टमर? भाई कस्टमर ने आपको एडवांस ही दे दिया, अगर कस्टमर ने आपको एडवांस दे दिया तो अब मुझे बताइए, अब मैं रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करूं? अब आप ये तो कह नहीं सकते मैं फिर भी पीसीसी करूंगा, वो आपको पैसे दे चुका या कुछ पार्ट दे चुका, तो बताइए क्या करेंगे अपने पास? तो मैंने कहा अब एडवांस पेड विल बी ट्रांसफर्ड टू रेवेन्यू, ये रेवेन्यू में जाएगा, लेकिन कब जाएगा? ये रेवेन्यू में जाएगा, बताइए फटाफट से। दो बातें कही थी, वो दो बातें कौन कौन सी? हाँ बिल्कुल, बच्चे ने कहा इसको पैरा 15 बोलते हैं, बिल्कुल ठीक, पैरा 15 का टेस्ट। तो हमने कहा जब हमने अपने प्रॉमिस्ड गुड्स एंड सर्विसेज आर डिलीवर्ड, हमने प्रॉमिस्ड गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर कर दिए हैं, एंड इसके साथ एंड लगा हुआ है, सब्सटेंशियली ऑल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैव बीन रिसीव्ड। इसका मतलब जो आपने गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर किए हैं उसकी सारी वैल्यू आपको मिल गई है, एंड इट इज रिफंडेबल या नॉन रिफंडेबल? इट इज रिफंडेबल और नॉन रिफंडेबल? इट इज नॉन रिफंडेबल, मतलब जो आ गया वापस नहीं करना है। तो क्या ऐसे में जब ये स्थिति पूरी हो जाएगी तो हम तब एडवांस को उठाकर अपनी इनकम में डाल देंगे? हां, इसके अंदर इतनी आफत कौन सी आ गई है? वैसे भी एडवांस इनकम में आप कब डालते थे? अपने अंतरात्मा को खोजो और पूछो उससे, हम एडवांस को इनकम में कब डालते थे? जब गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर करते थे तभी तो करते थे। 11वीं क्लास से तुम यही कर रहे हो, जब गुड्स डिलीवर करते थे तभी तो कहते थे अब हमारा एडवांस इनकम बन गया, उससे पहले तो कुछ नहीं। तो वही बात मैंने की है, जब गुड्स डिलीवर हो गए हैं और आपको उतना पैसा जितना सामान दिया उतना मिल चुका और ये आपने वापस नहीं करना है। अच्छा, एक और केस में भी एडवांस को आप इनकम बना सकते हैं। एक और केस में, वेरी गुड जया, संचिता और शुभम, जब हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया है, एंड एडवांस इज रिफंडेबल और नॉन रिफंडेबल? एंड एडवांस इज नॉन रिफंडेबल। तुमने दूसरे का पैसा मार लिया है, तुमने कहा तुम्हारे पैसे वापस नहीं मिलेंगे, जाओ दफा हो जाओ, तो ऐसी स्थिति में हम तब भी अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर मान लो इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन अराइज नहीं होती और लिखा हुआ है या तो ये वाला हो जाए या ये वाला हो जाए, क्या आप एडवांस को इनकम में डाल सकते हैं? फटाफट से बताओ। एडवांस कैन नॉट बी ट्रांसफर टू इनकम, इसका मतलब ये एडवांस इनकम में नहीं जाएगा अनलेस ये दोनों पार होनी चाहिए कि एनी ऑफ द अबव, ये दोनों बीच में और लगाया है, तो अनलेस एनी ऑफ द अबव इज सेटिस्फाइड। तो मैंने इन दोनों का क्रक्स निकाला। बताओ रेवेन्यू कब कब रिकॉर्ड हो सकता है? रेवेन्यू यहां पे मैंने कहा रिकॉर्ड करो इन दो में से कोई एक कंडीशन होने पे, या मैंने कहा रेवेन्यू तब रिकॉर्ड होगा जब पीसीसी टेस्ट पास होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं रेवेन्यू रिकॉर्ड होने के लिए या तो पैरा 9 या पैरा 15 पास होना ही चाहिए, वरना रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं हो सकता। ये मैंने आपके साथ बात करी। हालांकि ये सब थ्योरेटिकल है, बट मुझे ये लगता है कि आप अगर उसको दिल से सुनेंगे तो ये चीजें आपको आगे सवालों के अंदर कनेक्ट होती जाएंगी। मुझे फटाफट से बताओ इसके बाद दूसरा
5 स्टेप मॉडल में दूसरा स्टेप कौन सा था? जगह हालांकि कम लग रही है, तो दूसरा स्टेप कौन सा था? तो हम अपने पास क्या करते थे? आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। हम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस को आइडेंटिफाई करते थे। ये कब करते थे? एट कॉन्ट्रैक्ट की, मैं सब भूल गया, पता नहीं कब करते थे। एट कॉन्ट्रैक्ट कब करते थे? वेरी गुड शुभम, एट कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन। हम उस वक्त अपने पास इसको आइडेंटिफाई करते थे। और ये मैंने शायद आपको बता दिया था कि नहीं बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन पर हम पीओ कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये बता दी थी बात। हाँ, शुभम कह रहा है सेटिस्फैक्शन बेसिस भी करते थे। हाँ बिल्कुल ठीक, थोड़ा सा इसका मतलब बताया हुआ है। क्या पीओ के साथ साथ हम कुछ और भी आइडेंटिफिकेशन करते थे? हम सेटिस्फैक्शन बेसिस भी आइडेंटिफाई करते थे। हम अपना सेटिस्फैक्शन बेसिस भी आइडेंटिफाई करते थे। मुझे बताओ सेटिस्फैक्शन बेसिस कौन कौन सा हो सकता है? या सेटिस्फाइड ओवर टाइम हो सकता है, मैंने शायद एग्जांपल लिया था इस वजह से आप बता पा रहे हैं। सेटिस्फाइड ओवर टाइम हो सकता है, या पॉइंट इन टाइम हो सकता है। इसके अलावा आप इसके अंदर MOP भी आइडेंटिफाई करते हैं, अपना मेजर ऑफ प्रोग्रेस भी आइडेंटिफाई करते हैं। गौतम SLM भी एक SLM भी MOP है, बट MOP यही नहीं है, और भी होते हैं, अदर भी होते हैं। मैंने आपको अभी इसके ऊपर चर्चा नहीं कराई होगी, कोई एग्जाम्पल भी लिया होगा। हाँ शुभम, मेरे को ध्यान आया, मैंने लैपटॉप का एग्जाम्पल भी लिया था, वहां इसको लिया होगा। इसके अलावा क्या हमको अपने पास SAP भी आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं? व्हाट इज SAP? स्टैंड अलोन प्राइसेस भी मुझे आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं कि आपके पास स्टैंड अलोन प्राइसेस किसके? स्टैंड अलोन प्राइसेस ऑफ किसके? ऑफ दी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। जो हमने पीओज हैं उनके अपने SOPs भी आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं। मुझे ये बताओ, पीओ को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने आपको कहा कि क्या कैसे पीओ आइडेंटिफाई होगी? तो हमने कहा पीओ आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास कुछ कंडीशंस है। मुझे फटाफट से बताओ, कुछ ये बताई हुई है कि नहीं बताई हुई कि पीओ आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ कंडीशंस है? उसमें ऐसा कुछ बताया होगा, कस्टमर कैन बेनिफिट ऑफ ऑन इट्स ओन, ऐसा बताया हुआ है आपको? हाँ, बच्चे कह रहे हैं कुछ कुछ बताया हुआ है। तो हमने कहा इसमें दो कंडीशंस हैं, दोनों की दोनों पार होनी चाहिए। बताओ क्या कस्टमर कैन बेनिफिट ऑन इट्स ओन, यानी कस्टमर उससे, यानी जो हमने अपने पास सामान उसको देना है, कस्टमर उससे बेनिफिट ले सकता है। तथा दूसरी बात एक और भी है, जो प्रॉमिस्ड गुड्स एंड सर्विसेज की पीओ है वो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल फ्रॉम अदर्स है। इसका मतलब बाकी अदर प्रॉमिसेस से वो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल होती है। इसके अलावा एक और बात भी बताई थी कि अगर कोई सीरीज है, सेम गुड्स बार बार देने हैं, तो क्या आप अलग अलग पीओ मानेंगे कि एक पीओ मानेंगे? इसको एक पीओ बोलेंगे। अगर मान लीजिए सीरीज है तो आप उसको ये नहीं कहेंगे कि बार बार दे रहे हैं तो ये अलग अलग है, वो आपके पास एक ही पीओ है। मुझे ये बताइए, मैंने आपको नोट्स कहां तक के लिखवा रखे हैं? इसके अंदर नोट्स कहां तक के लिखवा रखे हैं? तो हम अपने पास उन नोट्स से आगे चलते हैं। स्टेप 1 यानी कि यहां तक के नोट्स करा रखे हैं, ये पीओ के नोट्स हमने नहीं लिखे हैं। तो एक काम करेंगे, अब हम अपने पास पहले पीओ के नोट्स भी लिखेंगे और फिर उसके बाद आगे चल पड़ेंगे, ठीक है?